नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप इस बात से दुखी रहते हैं कि कभी चर्चा में आने का सुख नहीं मिला, तो आपका टाइम आ गया है। आप आसपास की किसी भी ऐतिहासिक इमारत पर दावा कर दीजिए, सारे चैनल वाले आपके घर आ जाएंगे। वहां से आपको उठाकर स्टूडियो ले जाएंगे, जहां बिठाकर आपको खूब बोलने देंगे, अनाप शनाप। मेरी एक गुजारिश है, जब भी ऐसा मौका आए, डिबेट के बीच कोई गाना भी गा दीजिए। याद रखिए कि ऐसा टाइम फिर नहीं आने वाला है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, चिंता मत कीजिए। अपने ही घर पर दावा कर दीजिए कि इसके नीचे कुछ तो है। बस कुछ टीवी वाले, कुछ अधिकारी, कुछ कानून के जानकार दौड़े दौड़े आएंगे और सभी मिलकर राष्ट्रीय बहस का उत्पादन कर डालेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि दावा करते समय, भूमाफिया का नाम लेते समय औरंगजेब, शाहजहां और अकबर का नाम जरूर लेना है, फिर तो बुलडोजर भी आएगा। इस तरह के डिबेट से यह तो पता चल रहा है कि हमारा बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा उठ गया है। इतना ऊंचा उठ गया है कि हम विनम्रता से नीचे गिरे मुद्दों को उठाकर ऊपर लाने में लगे हैं। इस वक्त सभी लोग एक ही लेवल पर आ गए हैं। इसका फायदा यह है कि मूर्ख कोई बचा ही नहीं है। हर कोई सामने वाले को विद्वान समझने लगा है। किसी का भी घर खुलवाना हो तो सबसे पहले दावा कर दीजिए कि यहां कुछ है, उन्हें घर खोलकर दिखाया जाए। ऐसी याचिकाओं से गोदी मीडिया के लिए डिबेट पैदा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आपको अपने ड्राइंग रूम में स्वागत करता हूं, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं। कल आप हमारा कमरा खोलकर देखना चाहेंगे। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। तब अदालत ने कहा कि कृपया पीआईएल सिस्टम का मजाक मत उड़ाइए। एमए की पढ़ाई कीजिए, पीएचडी कीजिए, फिर किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए। जब कोई संस्थान रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आई। कुल मिलाकर अदालत ने यही समझाया कि ऐसी बातों पर बहस पब्लिक के बजाय अध्ययन और संदर्भों के साथ लाइब्रेरी में, किस क्लासरूम में कीजिए। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिका खारिज कर दी। सवाल है कि क्या याचिकाकर्ता और इस डिबेट की शक्ल देने वाले लोग इतिहास की किताब पढ़ेंगे? सवाल है कि याचिकाकर्ता और इसे डिबेट की शक्ल देने वाले लोग इतिहास की कोई किताब पढ़ेंगे? बीजेपी के अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं रजनीश सिंह, जिन्होंने याचिका में दावा किया कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वो सच्चाई का पता लगाने के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि खुद से भी पढ़ा जाता है। कहीं मना है? आप जरा गूगल सर्च कीजिए। इसके पहले भी ताजमहल को लेकर गोदी मीडिया में डिबेट का उत्पादन किया गया, बहसोत्पादन। 2014 और 2017 के साल में भी गोदी मीडिया में ताजमहल को लेकर डिबेट की भरमार मिलती है। ऐसा लगता है कि तब के डिबेट को आप भूल चुके होंगे, इसलिए 2022 में रिवीजन कराया जा रहा है। मोदी सरकार के ही मंत्री थे महेश शर्मा। 30 नवंबर 2015 को एक सवाल का जवाब दिया संसद में। सवाल था कि क्या सरकार को ऐसा कुछ प्रमाण मिला है कि वह मंदिर था? तब महेश शर्मा ने कहा है नहीं। ताजमहल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद भी हिंदी प्रदेश के दर्शकों को यह साबित करने के लिए बार बार उनके बीच मुद्दा उठाया जाता है कि अब जनता ने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है। क्या वाकई आप दर्शकों को ये सारे मुद्दे अपमानजनक नहीं लगते हैं? क्या एक दर्शक को लगातार यही सब चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्हों का इस्तेमाल कर डिबेट के सवाल को वैधता प्रदान की जाती है। अब हम आपको डिबेट के कुछ टाइटल दिखाना चाहते हैं। ये सारे ही टाइटल पिछले कुछ दिनों के टीवी डिबेट के हैं। हम चैनल का नाम नहीं दे रहे, केवल डिबेट के टाइटल दिखाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार है: ताजमहल के बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदू महल को शाहजहां ने दिया ताजमहल का नाम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ताजमहल मकबरा या मंदिर, प्रश्नवाचक चिन्ह। काशी मथुरा जारी, ताज की बारी। इन्होंने तो नारे ही लिख दिए। ताजमहल के बंद कमरे में क्या छुपा है राज, प्रश्नवाचक चिन्ह। मस्जिद और मीनारें, कितनी दीवारें, क्वेश्चन मार्क। ताजमहल या तेजो महल, ये बड़ा दिलचस्प है। देश की विरासत पर धर्म की सियासत कब तक? अरे भाई बंद कर दो, आज ही बंद हो जाएगा। क्या ताजमहल एक मंदिर था, प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्या ताजमहल का इतिहास गलत बताया गया? आ गया ना इतिहास वाला पॉइंट। पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इन्हें यह पता चल गया है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया है। जिस देश में इतिहास के छात्र को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया है, उस देश में इतिहास की यह हालत है। यह टिप्पणी केवल इतिहास तक सीमित है, इसका देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि इतिहास की किताब आखिरी बार कब पढ़ी थी, तो कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने 20-20 साल से कोई किताब नहीं पढ़ी है। हाईकोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता से कहा कि एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, लेकिन इससे भी छुटकारा नहीं मिलेगा। पीएचडी करने वाले इस विवाद में कुदा दिए जाएंगे। विद्वता का यह जो माहौल उमड़ा है इस समाज में, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। जो भी बकवास कर सकता है टीवी के डिबेट में, प्रवक्ता बनने का वो पात्र है। इन प्रवक्ताओं को लेकर मैंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसका पंजीकरण नहीं कराया है। सिद्धांत यह है कि प्रवक्ता का पात्र होने के लिए पात्रता की कोई जरूरत नहीं होती। पात्र ही अपने आप में पात्रता है और वही प्रवक्ता है। प्रवक्ता ही हर विषय का प्रोफेसर है, प्रोफेसर भी हर विषय का प्रवक्ता है। गोदी मीडिया के सहारे करोड़ों लोग इतिहास की दैनिक पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें ना पढ़ाई है ना इतिहास है। इस तरह से डिबेट के टाइटल लिखे जा रहे हैं जैसे आज ही भारत में आए हैं, पहली बार सब जान रहे हैं, पहली बार सब देख रहे हैं। अब जब यह देश इस काम में जुट ही गया है, तो मैं भी इस देश को कुछ काम देना चाहता हूं, ताकि इतिहास में मेरा भी नाम रहे कि जब देश में बेकारी चरम पर थी, तब इस एंकर ने भी देश को कुछ काम दिया। किसी भी संगठन को लग रहा है कि ऐतिहासिक इमारत पर कब्जा करने और सड़कों के नाम बदलवाने की दौड़ में पीछे रह गया है, तो घबराने की बात नहीं। अभी बहुत से काम हैं। अभी तो हिंदी में पुर्तगाली, अरबी, लैटिन, अंग्रेजी से जितने भी शब्द आ गए हैं, उन सबको निकालना है। ऐसा कर आप हिंदी को आजाद कराने की लड़ाई घर बैठे लड़ सकते हैं। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ना करें, लोग कहने लायक बचे ही नहीं हैं। उन्हें जो भी सुनाया जाता है वही सुनते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, कितनी बार इसके बारे में सुना आपने? कभी सोचा कि आजादी फारसी का शब्द है? यूनाइटेड हिंदू फ्रंट को इन पोस्टरों से आजादी शब्द हटाने का अभियान चलाना चाहिए। उससे पहले संगठन के नाम से यूनाइटेड हटाना होगा, क्योंकि यह शब्द अंग्रेजी का है जो गुलामी का प्रतीक है। बुलडोजर के हिंदी नाम तुरंत खोजने होंगे। यह तो और भी घोर गुलामी का प्रतीक है कि हम ब्रिटेन की जेसीबी कंपनी के उत्पाद का नाम अंग्रेजी में पुकार रहे हैं। अंदर, अंदाजा, अंदाज, अंदेशा, आइंदा, आईना, आखिर, इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फारसी के शब्द हैं। आप कैसे कर सकते हैं? कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा कीजिए कि अंदाजा और अंदर की जगह किस भारतीय शब्द का इस्तेमाल करें। याद रखें, अकल का बिल्कुल ही इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अकल अरबी का शब्द है। इसके अलावा प्रायश्चित करना चाहूंगा कि अलावा जैसा अरबी शब्द निकल गया। अलमारी का इस्तेमाल आज ही बंद कीजिए, क्योंकि यह पुर्तगाली से आया है। पेट साफ हो या ना हो, लेकिन कब्जा का इस्तेमाल किसी हाल में नहीं करना है, क्योंकि यह अरबी का शब्द है। मुगल इनका इस्तेमाल करते होंगे, हमें हर हाल में नहीं करना है। कमरा की जगह कक्ष बोलिए, क्योंकि कमरा लैटिन का शब्द है। कानून का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, यह अरबी का शब्द है। कमजोर फारसी का शब्द है। पसीने छूट जाएंगे शब्दों को बाहर करने में, लेकिन इससे घबराना नहीं है। टाइम कट जाएगा। हिंदी के वाक्यों को विदेशी शब्दों से मुक्त करने का अभियान हिंदी प्रदेश के करोड़ों युवाओं को कम से कम 10 से 20 साल तक के लिए उलझा कर रख सकता है, गारंटी के साथ। नाम बदलवाने वाले संगठनों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। उन्हें अभी न जाने इस तरह के कितने फालतू मुद्दों को जरूरी मुद्दा घोषित करवाना है। फालतू मुद्दों को अनिवार्य मुद्दा घोषित करना ही राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। इस आंधी को कोई अब नहीं रोक सकता। आपको याद होगा, हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी। इसमें भड़काऊ बयान दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि ये लोग पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने वाले संवेदनशील नहीं हैं। कोर्ट ने एक अच्छी बात कही कि शांति के साथ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। राजद्रोह के मामले पर अंतरिम रोक लगा देने से क्या हालात बदल जाएंगे? हम इस पर कुछ सवालों के साथ फैजान मुस्तफा से बात करना चाहते हैं। फैजान साहब, आप अगर इंडियन पीनल कोड की कई धाराएं देखें तो उन धाराओं के इस्तेमाल से भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जाता है, और राजद्रोह की धारा अगर फर्जी लगाई जा रही है तो दूसरी धाराएं भी फर्जी लगाई जा सकती हैं।
तो इस रोक से क्या बड़ी राहत मिलने वाली है? मेरा इशारा बार बार इस तरफ जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट को रोक देने के बजाय क्या कोई कोर्ट को सख्त चेकलिस्ट देना चाहिए था कि आपको ऐसे कानूनों के मामले में इन तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपने पहले ऐसे कोई चेकलिस्ट दिए हैं, आदेश दिए हैं, तो उसके आधार पर इसकी और सख्त समीक्षा करनी चाहिए थी। देखिए रवीश, एब्यूज ऑफ लॉ और मिसयूज ऑफ लॉ हमेशा होगा जहां डिस्क्रिशन। क्रिमिनल लॉ में बहुत बड़ा डिस्क्रिशन जो है विशेषाधिकार पुलिस का है। आपको किस धारा के तहत वो बुक करते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। अगर उन्होंने किसी स्पेशल लॉ के तहत आपको बुक कर दिया यूपा वगैरह में, तो आपके बहुत से अधिकार समाप्त हो जाएंगे, आपको जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये कि हमारी पुलिस जो है वो कॉलोनियल पुलिस की तरह काम ना करे और वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की पुलिस जो सब्जेक्ट से डील नहीं करती बल्कि नागरिकों से डील करती है, उसके लिए तो पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। 2006 में प्रकाश सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें कोई बात ज्यादा बनी नहीं, कॉलोनियल पुलिस एक्ट से चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक पुलिस गलत धाराएं न लगाए, ये बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना ये मुद्दा नहीं था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लिमिटेड मैटर ये था कि राजद्रोह के मुकदमे उन पर लग रहे हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ बोला है और उस बोलने के नतीजे में कोई पब्लिक ऑर्डर की या कोई शांति भंग नहीं हुई। मैं रवीश ये भी आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो राजद्रोह का पूरे कानून की जेनेसिस है, ये जेनेसिस ये है कि राजा से प्यार कीजिए। अगर राजा से आपने प्यार नहीं किया तो फिर आप राजद्रोह के भोगी होंगे। ये चीजें आप वहां के चीफ जस्टिस इंग्लैंड के जस्टिस होल्ड का एक जजमेंट है, रेक्स वर्सेस टचिन का, 1704 का जजमेंट है। आप सोचिए किस सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। उस जमाने में यह बात हो रही है कि जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो राजा के खिलाफ कोई बुरी फीलिंग रखे, और अगर जनता ने राजा के खिलाफ कोई इल विल रखी तो फिर वो सरकार चल नहीं पाएगी। अब आप सोचिए कि आज के जनतंत्र में सरकार की तो रोज आलोचना भी होती है, और आलोचना होनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद सरकार बदलनी है। तो सरकार का यह हक कि सारा देश की जनता उनसे प्यार करे, ये इस कानून की जड़ है। और जो मानव अधिकार के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को राइट टू अफेक्शन नहीं है, क्योंकि डिसअफेक्शन की यहां सजा दी जा रही है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो कहे जबरदस्ती मुझसे प्यार करो। जबरदस्ती प्यार नहीं होता, प्यार तो हो जाता है, अर्न करना पड़ता है। पर एक बात फैजान साहब की दुरुपयोग के आधार पर, तो इसका आधार भी स्पष्ट होना चाहिए कि भी किसी भी कानून को हम खत्म कर रहे हैं, इसके बजाय अदालत जवाबदेही को क्यों नहीं पारदर्शी बनाने की तरफ, या संविधान के या जो संसद है उस तरफ प्रस्थान करती है कि हम अफसरों को हटा देंगे, उन्हें सजा देंगे और इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि किसी के भी दबाव में अफसर जो है कोई भी धारा अपने मनमाने ढंग से ना लगा पाए। रवीश देखिए, जो पहला पुलिस कमीशन था उसने भी ये बात कही, धर्मवीर कमीशन में, कि पुलिस इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड टू इन्फोर्स पॉलिसी नॉट लॉ। ये बात कि पुलिस जो है वो राजनीतिक दबाव में कार्य करती है जग जाहिर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मसला नहीं था इस समय। कभी वो मसला आए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सख्त दिशा निर्देश दे और सरकार उन दिशा निर्देशों को माने, तब कोई चेंज होगा। लेकिन बेसिकली जो बात है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मिसयूज हो सकता है अगर पुलिस और राजनेता में सांठ-गांठ हो जाए। तो आपने बात सही कही कि ये एक धारा के अबेयंस में रखना कोई बहुत बड़ी रिलीफ नहीं है, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट का राजद्रोह के मामले में बोल देना बहुत अहमियत रखता है, ऐतिहासिक है, क्योंकि बहुत से एक्टिविस्ट
बहुत से सिविल लिबर्टियंस जेलों में हैं और उनको शायद अब जमानत मिलने के रास्ते जो हैं वो साफ हो जाएंगे। लेकिन जैसा आप भी कह चुके हैं कि जब पुलिस आपको किसी दफाओं में बुक करती है तो एक दफा नहीं लगाती, कई दफाएं लगा देती है। जो चीज 124A में है वो यूपा में उससे ज्यादा कहीं और सख्त है। तो कई कानून हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए कोई बहुत बड़ी रिलीफ नहीं है। लेकिन एक कानूनी बात की जा रही है कि सिर्फ बोल देने से राज्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ राजद्रोह नहीं होता। और रवीश देखिए, ये बात संविधान में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है अनुच्छेद 19 में, उसके कॉन्टेक्स्ट में अदालतें करती रही हैं। हमारे देश की आजादी से पहले 1942 में ही चीफ जस्टिस मॉरिस गॉयर ने एक जजमेंट दिया था, जिसको बाद में उनकी प्रीवी काउंसिल ने ओवर रूल कर दिया था। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस तरीके की बात की, फिर पटना हाई कोर्ट ने इस तरह की बात की। तो कई अदालतों का इसमें व्यू डिफरेंट रहा कि देश में मौलिक अधिकार आ जाने के बाद, संविधान आ जाने के बाद, क्या 124A अब संवैधानिक है। और फिर केदारनाथ ने एक रास्ता निकाला और उन्होंने ये कहा कि अगर पब्लिक ऑर्डर उससे इफेक्ट होता है, अगर आपके बोलने के नतीजे में कोई वायलेंस होती है तो आपको चार्ज किया जाएगा, और अगर वायलेंस नहीं होती, आपने नारे लगाए जैसे बलवंत सिंह में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो सिर्फ नारों से राजद्रोह का मामला नहीं बनता। सरकारें राजद्रोह का गलत इस्तेमाल करती रही हैं। विनायक सेन के केस में आप देख चुके हैं, अरुंधति रॉय के केस में देख चुके हैं, केरला में न्यूक्लियर प्लांट के प्रोटेस्ट में आप देख चुके हैं। कांग्रेस की सरकारें भी जो है वो ट्रेड यूनियन लीडर्स और जो उनके विपक्षी थे उनके विरुद्ध इस वो भी तरीके करती का रही, गलत इस्तेमाल करती रही। पर फैजान साहब, एक सवाल है। आपने बुधवार के प्राइम टाइम में ब्रिटेन का उदाहरण दिया कि वहां पर जो मुकदमेबाजी का काम है वो अलग विभाग का काम है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जांच करना। और फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ये इस बात की जांच पुष्टि करता है कि इस पे धारा लगाने लायक है या नहीं, इस पे सरकार के पैसे से मुकदमा लड़ा जाए या नहीं। हम कई बार नहीं भूल जाते हैं कि इन फर्जी मुकदमों के पीछे वकीलों के ऊपर सरकार जनता का ही पैसा खर्च करती है अपनी तरफ से लड़ने के लिए। तो क्या ये उदाहरण सिर्फ ब्रिटेन में है और इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है, या सारे बड़े देशों में जिनके यहाँ अच्छी प्रक्रियाएं हैं इसी तरह की व्यवस्था है ताकि पुलिस जो है वो आतताई ना बन जाए, किसी मंत्री का एजेंट ना बन जाए? देखिए रवीश, ज्यादातर जो देश हैं उनमें प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टरेट अलग होता है, पुलिस अलग होती है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने कोई आर्टिकल लिखा रवीश, मैं जब उसकी प्रूफ रीडिंग करता हूं तो मेरी नजर में नहीं आती गलती। आप उसका प्रूफ पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये स्पेलिंग गलत, ये स्पेलिंग गलत, ये स्पेलिंग गलत। तो क्योंकि पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रही है और खुद ही प्रोसिक्यूट कर रही है, तो पुलिस को यह नहीं लगता सही, पता नहीं चलता कि जो एविडेंस वो ला रहे हैं वो एविडेंस अदालत जब स्क्रूटनाइज करेगी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उसे स्क्रूटनाइज करेगी, तो उसको कैसे देखेगी। तो जो स्पेशलाइज फील्ड है प्रोसिक्यूशन की, वो जिम्मेदारी पुलिस पे डालना मैं समझता हूं एक तरह की ज्यादती है। कुछ राज्यों ने इसमें कोशिश की है कि प्रोसिक्यूशन जरा सा इंप्रूव किया जाए। देखिए, हर वो केस जिसमें पुलिस किसी को अरेस्ट करे और उसको मुकदमा चला दिया जाए, ये अच्छी चीज नहीं है। देखिए 82% मामलात हमारी अदालतों में, जिनकी वजह से आपको मालूम है कि इतना जस्टिस डिलेड है, इतने एरियर्स हैं, 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग हैं। कहा जा रहा है कि अगर कोई एक नया केस फाइल ना हो तो 250 साल लगेंगे इन केसेस को निपटाने में। 82% केसेस में सरकार पार्टी है और सरकार के जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जैसा आपने सही कहा, वो जाहिर है कि जनता के पैसे से आते हैं। तो फ्रेवलस प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन तभी होना चाहिए जब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो एविडेंस पुलिस ने इकट्ठी की है उसको इवेलुएट कर ले
और उसकी समीक्षा करने के बाद तय करे कि क्या इस केस में हम कन्विक्शन करा सकते हैं। अब आप देखिए सेडिशन के केसेस में भी कि आपने 30 केसेस किए पिछले साल और उन 30 केसेस में से एक केस में कन्विक्शन हुआ। यही आपकी यूपा की कहानी है, यही पोटा और टाडा की कहानी है कि 1% से कम कन्विक्शन रेट है। तो कम कन्विक्शन रेट खुद इस बात को बताता है कि ज्यादातर जो केसेस फाइल हो रहे हैं उनमें पुलिस के पास सफिशिएंट रिलायबल एविडेंस नहीं थी जिसपे कोई जज फैसला दे। हाँ, इससे यह भी साबित होता है कि हमारे जजेस आज भी स्वतंत्र हैं और वो पुलिस और सरकार के दबाव में फैसले नहीं देते। बड़े बड़े आप देखते हैं आतंकवादी हमलों में, लेकिन वक्त तो बर्बाद होता है। अक्षरधाम का केस आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सरकार को या किसी सांसद को पूछना चाहिए कि ये जो 30 केस हैं सेडिशन के, इनका मुकदमा लड़ने पर किस तरह के वकील रखे गए, उनको कितना पैसा दिया गया, ताकि पता चले कि जनता को फर्जी मुकदमों में परेशान करने के लिए सरकार जनता का ही कितना पैसा खर्च करती है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब इस पर बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। मार्च के महीने में महंगाई की दर 6.95% थी, अप्रैल में और बढ़ गई है, 7.79% हो गई है। मई में महंगाई कहां पहुंची है वो आपकी जेब को पता होगा। खाने की सभी चीजों में है भैया, चाय की पत्ती से लेके चीनी चावल सभी महंगी भैया। पहले हम 1 किलो लेते थे, अब आधा किलो में काम कर रहे हैं या 3 पाव में काम कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर की रहने वाली सुखविंदर साल भर पहले तक घर का रोजमर्रा का सामान 3,000 रुपए में ले जाती थीं। अब वही सामान 4 से 5,000 रुपए में आ रहा है। सुखविंदर की बात की तस्दीक करने के लिए हम मिले ओम किराना स्टोर के मालिक मनोज कुमार गर्ग से, जिनका कहना है कि महज महीने भर के भीतर सोयाबीन का तेल 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया है। आटे का 10 किलो का पैकेट 340 रुपए से बढ़कर 360 रुपए, कपड़े धुलने का डिटर्जेंट 90 रुपए से बढ़कर 120 रुपए, कॉस्मेटिक के दाम में 20 से 30% और मसालों के दामों में भी 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। आटा की अगर हम बात करें, जो बेसिक चीज है खाने पीने का, उसका दामों में क्या अंतर आया है? काफी रेट बढ़ के है, 10% के करीब लगभग मान लो मोटा मोटी। अच्छा, पहले कितने का था? अभी पहले था कंपनी का, उसका रेट था 280 रुपए, आज उसका रेट 310 रुपए हो गया। 310 रुपए हो गए। मैं जैसे नंबर 1 साबुन है, इसका रेट पहले 100 रुपए था, आज इसका रेट 120 रुपए हो गया। 100 से 120 हो गया। हाँ जी। लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है। इसके संकेत गुरुवार को सुबह मिले। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है और निफ्टी से लेकर सेंसेक्स लगातार नीचे की ओर गोता लगा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके कई कारण हैं। आरबीआई ने महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाया है। तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। चीन में बढ़ रहे कोविड से लॉकडाउन है, जिसका असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। यूक्रेन रूस जंग खत्म न होने से दुनिया भर में खाने और ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। भारत के बाजारों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में पहले से गिरावट देखने को मिल रही थी। डाउ जोन्स और नैस्डैक में अब तक 30% से ज्यादा की गिरावट ऊपरी स्तर से देखने को मिल चुकी है और भारत में भी अब गिरावट का दौर चालू है। आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे है। निफ्टी में भी 3.5% तक की गिरावट हो चुकी है। अब ओवरऑल सेंटीमेंट यहां पर नेगेटिव है। पहले कोरोना की वजह से देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छूटी। अब महंगाई से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि दुकानदार और ग्राहक दोनों का ये मानना है कि हाल फिलहाल के दिनों में तकरीबन हर खाने पीने के सामान या फिर रोजमर्रा उपयोग होने वाले सामानों में 10 से लेकर 30% तक की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी, इसके बारे में कोई साफ तौर पर किसी के पास में कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी, जो ख़ास तौर पर गरीब आदमी है, उसके घर का गुजारा चलना इस महंगाई के दौर में बेहद मुश्किल हो चुका है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज रुपया और गिर गया। पिछले हफ्ते भी इतिहास में सबसे नीचे गिरा था और आज उससे भी नीचे गिरा और $1 का दाम 77 रुपए 63 पैसे हुआ। बाद में कुछ मजबूत भी हुआ।
रेटिंग एजेंसियां भारत के विकास को लेकर आशंकित होने लगी हैं, रेटिंग घटा रही हैं, जबकि उन्हें देखना चाहिए कि भारत में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। ताजमहल से ध्यान हट जाए तो मथुरा है, मथुरा से हट जाए तो ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी से हट जाए तो कुतुब मीनार है, इमारतों की और भी लंबी सूची है। इतने सारे मुद्दों के रहते क्या आपका ध्यान महंगाई और बेरोजगारी पर कभी जा सकता है? भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। जनता का ध्यान महंगाई की तरफ तभी जाएगा जब उसे इस बात से फुर्सत मिलेगी कि किस मस्जिद के नीचे क्या है। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ऑटो चालक बताते हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई से मुकाबला करने का अब एक ही उपाय लगता है इस देश में। किसी के घर पर दावा कर दीजिए, कह दीजिए इसके नीचे कुछ तो है, बस आप टीवी पर छा जाएंगे। तो आप छाए रहिए और हम ब्रेक लेते हैं।